सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इससे क्वेश्चन आना तो तय है। आमतौर पर पॉलिटी बहुत ही वोलेटाइल सब्जेक्ट है जो पढ़ने के बाद बहुत ही जल्द माइंड से स्लिप भी हो जाता है। तो इसलिए हम अपने चैनल पर पॉलिटी की एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। पॉलिटी को बहुत ही ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। हम इंश्योर करते हैं कि ये सीरीज़ देखने के बाद आप पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी सीरीज़ के पहले लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ टॉपिक जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस प्रकार से एक विद्यालय का संचालन करने के लिए कुछ नियम बने होते हैं, जैसे कि विद्यालय खुलने का क्या समय होगा, प्रार्थना का क्या समय होगा, या फिर कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ाया जाएगा, ये भी पीरियड वाइज डिवाइड होता है, जिससे विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से चलता रहता है। उसी प्रकार एक देश का संचालन करने के लिए भी कुछ नियम बनाए जाते हैं और इन नियमों की इसी व्यवस्था को, नियमों की इसी संग्रह को हम संविधान कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। लेकिन इससे पहले भी जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो भी यहाँ के शासन संचालन के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, क्योंकि बिना नियमों के व्यवस्था का संचालन करना संभव नहीं होता है। तो इसलिए ब्रिटिश शासन में भी कुछ नियम बनाए गए थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन को संचालित करने के लिए जो पहला व्यवस्थित प्रयास किया गया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो इसमें हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। तो इसमें जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान था वो ये था कि 1773 के पहले जो बंगाल का गवर्नर पद था उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक नया नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काल में मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। तो इसके द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी किया गया था कि जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यानी फर्स्ट जो प्रावधान था वो ये था कि जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल नाम से जाना जाएगा और जो मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्रावधान था इसमें वो ये था कि एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। तो जो ये 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी इसका मुख्य कार्य था गवर्नर जनरल को उसके कार्य में सहायता देना। बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे और इस एक्ट के तहत जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया था वो, या इसे हम सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान भी बोल सकते हैं, वो था कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सहित 3 अन्य न्यायाधीश थे और इसके तहत कुछ अन्य प्रावधान थे, जैसे कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो निजी व्यापार है उसे करने पर रोक लगा दी गई, यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और भारतीयों से उपहार या फिर रिश्वत नहीं ले सकते थे, यानी
भारतीयों से उपहार लेने और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में एक नया एक्ट आता है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी उनको दूर करना। और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद ब्रिटिश सरकार एक नया एक्ट लेके आती है जिसे बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसके द्वारा ऐसी शासन व्यवस्था का संचालन किया गया था जिसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो कंपनी के कार्य थे, यानी उसके जो राजनीतिक कार्य थे और जो उसके व्यापारिक कार्य थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने आई थी, तो इसलिए उसके व्यापारिक कार्य भी थे। और यहाँ आने के बाद वो यहाँ के शासन व्यवस्था को भी संचालित करने लगी, तो उसके कुछ राजनीतिक कार्य भी थे। तो इस एक्ट के द्वारा उसके व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों को अलग कर दिया गया। और जो व्यापारिक कार्य थे उनका प्रबंधन करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था की गई थी। और जो राजनीतिक मामले थे उनके प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई थी। यानी इसके तहत 2 नई संस्थाएं बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखती थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी। तो इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ होता है। इसे याद रखना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो ये एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन का शुभारंभ होता है। नेक्स्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसके द्वारा भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रावधान किए गए थे। इसके द्वारा जो कंपनी का अधिकार पत्र था, यानी जो उसे व्यापार करने के लिए जो अधिकार पत्र दिया गया था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। किंतु चीन के साथ जो उसका व्यापार था और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार था उस संबंध में उसे 20 वर्षों तक भी एकाधिकार प्राप्त रहा, और उसका ये एकाधिकार 1833 के चार्टर द्वारा समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो कंपनी का अधिकार पत्र था इस अधिनियम के द्वारा 20 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया, और जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। अब केवल उसे चाय के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था जो कि 20 वर्षों के लिए था। ये एकाधिकार भी 1833 के द्वारा समाप्त हो जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा जो अन्य प्रावधान है वो ये किया गया था कि ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में व्यापार करने का जो अधिकार है, यानी भारत के साथ व्यापार जो है वो सभी के लिए खोल दिया गया कि कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में आके व्यापार कर सकता था। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। और इसके द्वारा जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है वो ये किया गया था कि इसके द्वारा जो ईसाई मिशनरियाँ थी उन्हें भी भारत में आने की आज्ञा प्रदान कर दी गई। यानी अब ईसाई मिशनरियाँ भी भारत में आ सकती थी और यहाँ अपने धर्म का, अपनी शिक्षा का प्रसार कर सकती थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे 1813 के चार्टर के। 1813 के चार्टर के बाद जो नया चार्टर एक्ट आता है वो इसके 1813 के चार्टर एक्ट के 20 साल बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में ऐसी व्यवस्था थी कि जो चार्टर थे वो 20 साल के अंतराल में आया करते थे। यानी 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 20 साल बाद 1833 का, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया था। 1833 के चार्टर एक्ट जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके द्वारा जो कंपनी के जो कार्य थे, यानी जो कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यानी कंपनी अब व्यापारिक कार्यों का संचालन नहीं कर सकती थी। कंपनी का अब केवल एक कार्य बचा था, वो था भारत के शासन का संचालन।
यानी कंपनी का कार्य अब ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र ये भारत के शासन का संचालन कर सकती थी, ये भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। और तो इसमें जो सेकेंड चेंजेस था कि इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसा कि 1773 के एक्ट में हमने देखा था कि जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसे नया नाम दे दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस एक्ट के द्वारा उसको चेंज करते हुए बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। इस एक्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। ये याद रखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पहला जो विधि आयोग था वो कब बनाया गया था या फिर किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था। तो जो पहला विधि आयोग था वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और जो मुंबई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको विधायिका शक्ति से भी वंचित कर दिया गया। यानी 1773 के एक्ट में हमने देखा था कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, परंतु इस एक्ट के तहत जो उनकी लेजिस्लेचर पावर थी, उनकी जो विधायिका शक्ति थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया और वो शक्ति भी अब भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। तो इस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। 1833 के चार्टर के बाद 1853 में नया चार्टर एक्ट आता है और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इसी के द्वारा सिविल सेवकों की जो भर्ती थी, यानी जो उनके चयन की जो व्यवस्था थी, वो एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए करने का प्रावधान किया गया था। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी, यानी मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जो कि सिविल सेवकों के चयन के लिए ने जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट टाइम खुली प्रतियोगिता के माध्यम से करने का प्रावधान इस एक्ट के द्वारा किया गया था। और इसके तहत जो नेक्स्ट प्रावधान ये था कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन इस व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, जिसे कि याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये था कि इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधानसभा में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके तहत पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया था और ये स्थानीय प्रतिनिधित्व ये था कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जो चुने गए थे, उनमें से 4 स्थानीय सदस्य थे, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की जो स्थानीय प्रांतीय सरकारें थीं उनमें से चयन किया गया था। तो इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया था। 1853 का जो चार्टर था, उसके बाद चार्टर एक्ट की जो श्रृंखला थी वो यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं 1857 में एक भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है, यानी जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, 1857 की क्रांति। तो इसके द्वारा जो भारत में ब्रिटिश शासन था या जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो लगभग इसके द्वारा समाप्त हो गया। 1857 के विद्रोह के द्वारा ही ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया और जो यहाँ का जो शासन संचालन था वो सीधे ब्रिटिश राजशाही के हाथ में चला गया। यानी अब जो भारत का जो संचालन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर रही थी, बल्कि प्रत्यक्ष माध्यम से ब्रिटिश राजशाही यहाँ के शासन का संचालन कर रही थी। तो इसलिए जो
नया संविधान 1853 के कुछ ही सालों बाद, क्योंकि 1857 में क्रांति होती है, इसलिए ब्रिटिश राजशाही को नया अधिनियम बनाना पड़ता है, जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहा गया था। और इस अधिनियम को ब्रिटिश राजशाही ने एक नाम दिया गया था कि ये अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है। यानी इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया है। इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1858 को ही कहा जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया और संपूर्ण शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, जैसा कि 73 में हमने देखा था कि जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था, और 1833 के चार्टर द्वारा उसी पद को, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल पद को, भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। और 1858 के भारत शासन अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए गवर्नर जनरल का जो पद था उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। यानी जो गवर्नर जनरल थे, अब उन्हें गवर्नर जनरल के नाम से ना जाना जाकर भारत के वायसराय नाम से जाना जाता था। और जो वायसराय थे वो भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता था, क्योंकि इस शासन के तहत इसी एक्ट के तहत भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। 57 में जब क्रांति होती है तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और जो शासन था वो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित किया जाने लगा। तो इस प्रकार जो भारत का शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। तो जो गवर्नर जनरल का पद था उसे बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और जो वायसराय था वो भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता था। और इस प्रकार जो भारत के पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और इस अधिनियम के द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया था कि भारत में जो द्वैध शासन व्यवस्था प्रचलित थी, जैसे कि 1784 के एक्ट द्वारा जो दो नई संस्थाएं बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली थी उसे समाप्त कर दिया गया था। तो इसे यहाँ आप ध्यान रखेंगे, भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किस अधिनियम द्वारा होता है और इसको समाप्त किस अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो द्वैध शासन का जो प्रारंभ था वो 1784 के एक्ट द्वारा होता है, लेकिन इसे समाप्त 1858 के अधिनियम द्वारा किया जाता है। और इसके तहत जो भारत में एक नया पद सृजित किया गया था, यानी भारत के शासन को संचालित करने के लिए एक नया पद सृजित किया गया था, जिसे हम भारत के राज्य सचिव के नाम से जानते हैं। यानी इस नए पद को भारत का राज्य सचिव नाम दिया गया था। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था। शासन अधिनियम था, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें सुधार करना। तो आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को डिस्कस किया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस किया, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इसमें कुछ ऐसे फैक्ट थे जिन्हें याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1773 के तहत की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लाई गई, 1784 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली लाई गई, और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। सर्वप्रथम
भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व कब दिया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें आप याद रखेंगे, और आप ये भी याद रखेंगे कि जो गवर्नर के पद था वो किस प्रकार से चेंज होता गया, इसके नाम कैसे चेंज होते गए। जैसे कि भारत के पहले जो गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था उसको 1773 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, पद इसका नया नाम दे दिया गया। और बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, और इसी गवर्नर जनरल के पद का नाम 1833 के चार्टर द्वारा बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसी पद को 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा एक नया नाम दिया गया, वायसराय, यानी भारत का वायसराय। और भारत के वायसराय पद पर नियुक्त होने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जिन्हें आप याद रखेंगे, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।